पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतगणना। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 54(a) के अंतर्गत डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले प्रारंभ की जाएगी, जो आरओ की टेबल पर होगी। केवल ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो आरओ को मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय, जो कि 8 बजे प्रातः है, से पहले प्राप्त हो गए हों। रिटर्निंग अधिकारी मतगणना प्रारंभ होने के समय ऑब्जर्वर को फैसिलिटेशन सेंटर से और डाक के माध्यम से प्राप्त कुल डाक मतपत्रों की अद्यतन संख्या का विवरण प्रस्तुत करेगा। आरओ या एआरओ में से एक डाक मतपत्रों के लिफाफे प्रत्येक मतगणना टेबल पर वितरित किए जाने और मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा मतदाता की घोषणा फॉर्म 13 की वास्तविक जांच करने से पहले सभी मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों और सूक्ष्म प्रेक्षकों को घोषणा की वैधता की शर्तों को समझाएगा और प्रदर्शित करेगा। आरओ यह सुनिश्चित करेगा कि एआरओ और मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा घोषणाओं की जांच में असामान्य देरी न हो। फॉर्म 13(a) मतदाता द्वारा घोषणा में त्रुटियों के कारण डाक मतपत्र को अस्वीकार करने के सभी मामलों को वास्तव में अस्वीकृत श्रेणी में डालने से पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापित किया जाना चाहिए। ऑब्जर्वर डाक मतों की गिनती की प्रक्रिया की बहुत बारीकी से निगरानी करेगा, विशेष रूप से फॉर्म 13(a) में घोषणा की जांच। परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ऑब्जर्वर को इसमें मतगणना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शामिल करना होगा। इस विवरण में गणना के लिए प्राप्त कुल डाक मतपत्रों की संख्या, अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या, डाक मतपत्रों की गणना के लिए उपलब्ध कराई गई टेबलों की संख्या और डाक मतपत्रों की गणना में लगने वाले कुल समय का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। डाक मतपत्रों की गणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय तक आरओ द्वारा प्राप्त सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसलिए ऐसे सभी मतपत्रों को आरओ के समक्ष लाया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि फॉर्म 13(c) कवर बी, जिनके अंदर डाक मतपत्र सम्मिलित हैं, जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय के बाद देर से प्राप्त हुआ है, उसे खोला और गिना नहीं जाएगा। नियम 54(a)(2) और आरओ या प्राधिकृत एआरओ द्वारा मतगणना शुरू होने के बाद प्राप्त प्रत्येक ऐसे फॉर्म 13(c) कवर बी पर इस आशय का उपयुक्त इंडोर्समेंट पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। इसके बाद फॉर्म 13(c) लिफाफा बी को एक बड़े लिफाफे में रखा जाएगा और सील कर दिया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना के चरण जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। कौन कौन से चरण हैं, आइए देखते हैं। मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय तक प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को गणना के लिए खोला जाएगा। डाक मतपत्रों वाले फॉर्म 13(c) के सभी लिफाफा बी, जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत समय से प्राप्त कर लिए गए थे, को क्रमशः एक के बाद एक खोला जाएगा। फॉर्म 13(c) यानी लिफाफा बी को खोलने पर उसके अंदर 2 दस्तावेज मिलने चाहिए। पहला फॉर्म 13(a) में मतदाता द्वारा की गई घोषणा है और दूसरा डाक मतपत्र वाला आंतरिक लिफाफा ए, यानी फॉर्म 13(b). डाक मतपत्र वाले लिफाफा ए को खोलने से पहले रिटर्निंग अधिकारी मतदाता की घोषणा यानी फॉर्म 13(a) की जांच करेगा। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें डाक मतपत्र को इसके अंदर स्थित फॉर्म 13(b) को खोले बिना ही खारिज कर दिया जाएगा? इस पर ध्यान दीजिए। यदि फॉर्म 13(c) में लिफाफा
बी के अंदर फॉर्म 13A में मतदाता द्वारा की गई घोषणा नहीं पाई जाती है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? घोषणा पर मतदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है या अन्यथा काफी दोषपूर्ण है। तीसरी स्थिति है, यदि फॉर्म 13A में घोषणा पर दिखाई देने वाले मतपत्र की क्रम संख्या फॉर्म 13B में आंतरिक लिफाफा A पर अंकित क्रम संख्या से भिन्न है। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं मात्र जिनके आधार पर डाक मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जाएगा? पहला है, सत्यापन अधिकारी ने यदि फॉर्म 13A में मतदाता की घोषणा पर अपनी मुहर नहीं लगाई है, यदि सत्यापन अधिकारी ने उस फॉर्म पर मतदाता के नाम और पदनाम के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण दिए हैं। अगला है, मतदाता द्वारा बाहरी लिफाफा बी यानी फॉर्म 17C जिसमें उसने डाक मतपत्र लौटाया है पर अपना हस्ताक्षर ना किया हो, परंतु प्रेषक की पहचान फॉर्म 13A में उसकी घोषणा के आधार पर सत्यापित की जा सकती हो। अगला, डाक मतपत्र वाले फॉर्म 13B में ऐसे सभी अस्वीकृत लिफाफा A को आरओ या अधिकृत ARO द्वारा उपयुक्त रूप से प्रष्ठांकित इंडोर्समेंट किया जाना चाहिए और फॉर्म 17C यानी बड़ा लिफाफा B में संबंधित घोषणाओं के साथ वापस रख दिया जाएगा। ऐसे सभी बड़े लिफाफे B को एक अलग पैकेट में रखा जाएगा जिसे संबंधित RO ARO द्वारा सील किया जाएगा और पैकेट की पहचान के लिए निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और सामग्री का संक्षिप्त विवरण आदि उस पर अंकित किए जाएंगे। इसके उपरांत RO ARO फॉर्म 13B में जो शेष हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है, उन बचे हुए लिफाफा A के संबंध में आगे की कार्यवाही करेगा। आगे क्या कार्यवाही है? डाक मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रपत्र 13A में सभी घोषणाएं जो जांच में सही पाई जाती हैं पहले एक अलग पैकेट में रखी जानी चाहिए और सील कर दी जानी चाहिए। मत की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 13B में किसी भी मतपत्र को उसके लिफाफा A से बाहर लाने से पहले इन घोषणाओं को एक पैकेट में रखकर सील कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि घोषणाओं में मतदाताओं के नाम के साथ साथ उनके डाक मतपत्रों की संबंधित क्रम संख्याएं भी अंकित होती हैं। अगला, इसके बाद RO ARO एक के बाद एक फॉर्म 13B में लिफाफा A को खोलकर उनमें निहित डाक मतपत्रों को निकालने के लिए आगे की कार्यवाही करेंगे। RO ARO ऐसे प्रत्येक मतपत्र की जांच करेंगे और उसकी वैधता का निर्धारण करेंगे। ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनके कारण डाक मतपत्र को खारिज किया जाएगा? यदि मतपत्र पर कोई वोट दर्ज ना हो, यदि मतपत्र पर एक से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिए गए हों, यदि मतपत्र फर्जी हो, यदि मतपत्र इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि इसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान स्थापित करना संभव ना हो, यदि मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजे गए लिफाफा खा में वापस नहीं प्राप्त हुआ हो, यदि वोट को दर्शाने वाला चिन्ह इस प्रकार बनाया गया हो कि यह पहचानना संदिग्ध हो कि वोट किस उम्मीदवार को दिया गया है, यदि मतपत्र पर कोई चिन्ह या लिखावट हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके। इतने सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर डाक मतपत्र को खारिज किया जा सकता है। इसका आप सभी को मतगणना के समय विशेष ध्यान रखना है।
डाक मतपत्र पर मतदाता द्वारा अपना मत दर्शाने के लिए नियमानुसार कोई विशेष चिन्ह बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चिन्ह तब तक वैध माना जा सकता है जब तक मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार को वोट देने का इरादा स्पष्ट प्रतीत हो रहा हो। इस प्रकार किसी उम्मीदवार को डाक मतपत्र पर नियत स्थान में कहीं भी बनाया या अंकित किया गया निशान संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में वैध वोट माना जाएगा। डाक मतपत्र पर दर्ज वोट को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वोट को दर्शाने वाला निशान अस्पष्ट है या एक से अधिक बार बनाया या अंकित किया गया है। यदि यह स्पष्ट रूप से पता चलता हो कि वोट किसी विशेष उम्मीदवार के लिए ही है। निर्वाचन संचालन नियम 1961 का नियम 54A-10। इसके बाद वैध वोटों की गिनती की जाएगी और प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वोटों का योग किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त डाक मतों की कुल संख्या फॉर्म 20 यानी परिणाम पत्रक में यथास्थान दर्ज की जाएगी। प्राप्त मतों से संबंधित उपरोक्त विवरण उम्मीदवारों या निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतगणना अभिकर्ताओं की जानकारी के लिए घोषित किया जाएगा। इसके बाद सभी वैध डाक मतपत्रों और सभी अस्वीकृत डाक मतपत्रों को अलग अलग बंडल में बांधकर एक पैकेट में रखा जाएगा और उस पर आरओ की मुहर लगाई जाएगी और ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता जो इच्छुक हों उन्हें भी मुहर लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त डाक मतों की गिनती। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो किसी विधानसभा या विधानसभा खंड में डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाक मतपत्रों की गिनती से कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि डाक मतपत्रों की गणना आरओ टेबल पर की जाएगी। निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 65 के अनुसार यदि मतों की गिनती एक से अधिक मतगणना केंद्रों पर की जाती है, जैसा कि लोकसभा निर्वाचन के मामले में अधिकांशतः होता है, तो उक्त नियम के नियम 54A के प्रावधान केवल ऐसे स्थानों में से अंतिम स्थान पर की गई गणना पर लागू होंगे जिस स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी अंतिम रूप से गणना करता है और परिणाम घोषित करता है, उसे मतगणना का अंतिम स्थान माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मतगणना में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी विस्तृत दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। धन्यवाद।